हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिएगा। आज हम इस वीडियो के अंदर एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर बोर्ड में पूछे जाने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जाएगी जो अति महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षा में आने योग्य प्रश्न है। आज की इस वीडियो के अंदर हम मुख्य रूप से 30 प्रश्नों की बात करेंगे और 30 ऐसे प्रश्न लेके आए जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहाँ पर उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ूंगा जिसके आंसर भी आपके सामने दूंगा। तो आपको क्या करना है कि मेरे जैसे प्रश्न पढ़ने के साथ साथ आप खुद को भी अपने आंसर निकालने हैं और पता करना है कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आपको आ रहा है। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू बहुत सारे ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आएंगे और जिसकी तैयारी हम अच्छे से कर पाएंगे और उन सारे क्वेश्चनों के उत्तर भी जानेंगे और किस प्रकार से उसका उत्तर लिखना है ये भी जानेंगे। और परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी छोटे बड़े क्वेश्चनों को सभी को हम इस YouTube चैनल पर उन प्रश्नों की चर्चा भी करने वाले हैं। तो प्रिय दोस्तों, सभी विद्यार्थियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और चैनल को अपने साथियों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, ताकि सभी को इस क्वेश्चन जो कि साइंस की सीरीज हम लेके आ रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जो सभी को इसका लाभ मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की टेस्ट सीरीज। मुख्य रूप से 30 क्वेश्चन आज जो हम लेके आए हैं उनके आंसर निकाल के देखते हैं कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर आपको आ रहा है। साथ साथ में आप अपनी भी तैयारी परखते रहना है कि आपको कितने इसमें से क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। क्लास 10वीं बोर्ड एग्जाम 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्न, अति लघुरात्मक छोटे प्रश्न जो एक एक नंबर वाले हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से होते हैं, अगर हम सही लिखते हैं तो ही हमें नंबर मिलते हैं, वरना गलत होते हैं। बड़े क्वेश्चनों में फिर भी इधर उधर करके हम नंबर ला सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों के आंसर अगर हमें सही आएंगे तो ही अच्छे से नंबर मिलेंगे। तो ये हमारा जो बोर्ड क्लास में आने वाला प्रश्न पत्र का भाग अ, जिसके अंदर 30 नंबर का है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की एक एक करके। सबसे पहला प्रश्न है कि पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना है, किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो पीतल को बनाने के लिए कोई पीतल विशेष रूप से अलग से धातु नहीं होती है, बस ये धातुओं का मिश्रण होता है जिसमें दो धातुओं को मिलकर ये धातु बनती है। तो बताइए, आप बताने की कोशिश करना, अपने साथ साथ कॉपी में नोट भी करना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो आप सभी को पता होगा कि पीतल मुख्य रूप से दो धातुओं से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर एक होता है कॉपर और दूसरा होता है जिंक। तो ये कॉपर और जिंक धातुओं से मिलकर क्या बना होता है, पीतल बना होता है। तो आप भी आंसर निकालना, क्या आपका आंसर कॉपर व जिंक था? ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्त्रियों के अंडाशयों की संख्या कितनी होती है। स्त्रियों में जो अंडाशय है उनकी संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होना चाहिए, एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी मतलब संख्या में कितने हो गए? 2। तो स्त्रियों के अंडाशयों की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो याद रखना दोस्तों, और साथ में अपना आंसर भी निकालते जाना है, वीडियो को रोक रोक के या फिर अपने हिसाब से कैसे भी। फिर है ये सबसे सरल क्वेश्चन, देखो, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या है। हमारे सामने कोई भी चीज रखी होगी, हम न्यूनतम से न्यूनतम कौन सी दूरी है जहां से हम वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि इसकी स्पष्टतम दूरी क्या होती है। तो सबको पता है 25 सेंटीमीटर जो हमारी निकटतम दूरी है जहां से हम वस्तुओं को क्या देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। दूसरा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो ये विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो बताइए। इसका एसआई मात्रक होगा कूलाम। क्या होगा? कूलाम, जिसको हम क्या लिखते हैं, सी से दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं। कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से जिसकी वजह से कार्बन इतना फेमस है और इसके इतने सारे यौगिक पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके 2 मुख्य रूप से गुणधर्म कौन से हैं। तो आपने पढ़ा होगा कार्बन वाले चैप्टर में, एक है श्रृंखलन। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और दूसरा गुण कौन सा है, कार्बन की क्या है, एक चतुस्संयोजकता होती है। संयोजकता कितनी होती है कार्बन की? 4, जिसकी वजह से वो बहुत सारे अन्य तत्वों के साथ क्या बनाते हैं, बंध बना के जुड़ जाता है और बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है, चतुस्संयोजकता। तो ये भी याद रखना, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। ये इसके प्रमुख 2 गुण है, एक श्रृंखलन का, श्रृंखला की बहुत सारी कार्बन की श्रृंखला बनी होती है, और एक चतुस्संयोजकता पाई जाती है, वो जिसकी वजह से बहुत सारे यौगिकों के, बहुत सारे अन्य तत्वों के साथ जुड़ के बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों,
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी जब काटती है तो हमारे अंदर कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो ये भी याद रखना है दोस्तों, सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे। इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल, या फिर इसको बोलते हैं और एक अन्य नाम से मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, ये सेम ही है, ठीक है ना। तो फॉर्मिक अम्ल या फिर बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल जब चींटी डंक काटती है तो हमारे अंदर छोड़ती शरीर के अंदर। फिर अगला, कमरे के ताप पर कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये धातु का पूछ रहे हैं। ऐसी भी अधातु भी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी धातु का पूछा? तो क्या हो गया? Hg, पारा, या फिर इसको क्या बोलते हैं? मरकरी, मरकरी भी कहते हैं। और यह धातु कौन सी होगी? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन भी यह धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिर विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? जो विद्युत शक्ति उसका क्या मात्रक हो सकता है? बहुत सारे उपकरण खरीद के लेके आते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है ये इतने वॉट का है, इतने वॉट का है, तो हम पढ़ते हैं तो वॉट ही उसकी क्या है? शक्ति मात्रक है। तो इसकी विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वॉट। क्या हो गया? वॉट। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? हमारे नेत्र के अंदर कौन से भाग के अंदर प्रतिबिंब बनता है? और कुछ ऐसे प्रतिबिंब आगे पीछे बन जाते हैं, हमारे आंख के अंदर बहुत सारे दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है ना, जरा दृष्टि दोष। तो वो भी हमने बहुत सारे पिछले वीडियो के अंदर पढ़े भी थे। तो बताओ आंख का कौन सा भाग है जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनता है? तो सबको पता होगा, मालूम होगा, हमारे आंख का रेटिना वाला भाग। कौन सा? रेटिना। तो रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। अगर रेटिना से आगे या पीछे बन जाता है तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा या फिर धुंधला दिखाई देगा। या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टिपटल। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल। दृष्टिपटल रेटिना कहते हैं और दृष्टिपटल भी कहते हैं हिंदी में। फिर अगला क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, कोयले के दहन का रासायनिक समीकरण लिखिए। कोयले को जलाते हैं, जलाने के लिए क्या चाहिए? कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। कोयला क्या होता है? कार्बन। इसको जलाएंगे तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन। किसी भी चीज का दहन करेंगे तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और अभिक्रिया होगी तो कार्बन और ऑक्सीजन जलेंगे तो क्या बनेंगे? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। तो ये छोटी सी अभिक्रिया लिखो और 1 नंबर पाओ। अगला, तारों के टिमटिमाने की घटना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारे टिमटिमाते क्यों हैं? तो आपने पढ़ा होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन, जो तारों से प्रकाश आ रहा है तो अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत दूर होते हैं हमारे पृथ्वी से, तो बहुत दूर से प्रकाश आ रहा है तो बीच में बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिसके अंदर बहुत सारे कण, धूल के कण वगैरह, इनकी वजह से क्या होता है? अपवर्तन होता रहता है कंटिन्यू, जिसकी वजह से ये तारा झिलमिलाता हुआ नजर आता है उसका प्रकाश, जिसकी वजह से तारा टिमटिमाता हुआ भी नजर आता है। फिर अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका कोशिका जब आपस में जुड़ती हैं तो बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर दीजिएगा आप। तो दो तंत्रिका जब मिलेगी बीच के स्थान को क्या बोलते हैं? स्नेप्स बोलते हैं या फिर स्नेप्टिक दरार बोलते हैं। स्नेप्स, या इसको बोलते हैं स्नेप्टिक दरार। तो दोनों में से दोनों ही सही होगा, स्नेप्टिक दरार भी बोलते हैं या इसको स्नेप्स बोलते हैं, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के स्थान को। अगला क्वेश्चन है 13वां, उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम बताइए। आपको पता है ना, तो मेंडल ने सर्वप्रथम जब आनुवंशिकता की खोज की तो उन्हें उद्यान मटर पर खोज की थी। तो उस समय जिस पौधे की खोज की वो कौन सा था? मटर। और उस मटर का वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, तो वानस्पतिक नाम है तो क्या है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम, ये उसका वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है? जो आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है वो तत्वों के किन गुण को लेकर या किन गुणों को लेकर उसको व्यवस्थित किया गया है, उसके आधार को लेके। तो आपको बताना है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार है, किस चीज को लेके, किस चीज का विशेष ध्यान रखा गया है जिसकी आवर्त सारणी के अंदर व्यवस्थित किया गया है। तो आप इसका क्या बता सकते हो? तो इसका होगा परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर, किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को व्यवस्थित
की गई है। फिर अगला क्वेश्चन है, अपच के उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? जब हमारे पेट के अंदर खाना नहीं पचता है या हमारे अंदर एसिडिटी हो जाती है पेट के अंदर, तो उस स्थिति में हम कौन सी औषधि का उपचार करते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए? तो इसका आंसर दीजिएगा आप, क्या होगा इसका आंसर? एंटासिड, ठीक है ना, क्या होगा? एंटासिड, एंटासिड। फिर क्या है, इसको और भी क्या नाम बोल सकते? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया। तो ये भी ध्यान रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं या बोलते इसको एंटासिड बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारे जब पेट के अंदर अपच की स्थिति हो जाती है, हमारे पेट के अंदर क्या हो जाता है? अम्लता ज्यादा हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे पेट में जलन होती है। तो उस स्थिति में हम एंटासिड डालते हैं। एंटासिड मतलब एसिड का उल्टा क्या होगा? सार। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? सार होता है। और जिसको लेने से हमारे पेट में क्या हो जाता है? उदासीनता हो जाती है, जिससे पेट नॉर्मल हो जाता है, दर्द नहीं होता है, या जो हमारे अंदर पेट के अंदर जो भी विशेष प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है वो क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। क्योंकि पेट के अंदर क्या हो जाता है? अपच वाली समस्या हो जाती है या एसिडिटी वाली समस्या हो जाती है। फिर श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभिक्रिया कौन सी है? अभिक्रिया का क्या नाम है? श्वसन के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर अभिक्रिया हो रही है उसका क्या नाम है? तो आपने पढ़ा होगा पहले पार्ट के अंदर भी कि एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो उन दोनों में से एक होगी। तो हम जब श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जो हमारे अंदर कोशिका के अंदर जो भोजन होता है, ग्लूकोज का जब अपघटन होता है, तो उस समय एक अभिक्रिया होती है जिसके साथ क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। और जिसमें ऊष्मा निकलती है वो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। तो हम बोलेंगे हमारी जो श्वसन वाली अभिक्रिया है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये भी याद रखना है, जो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मानव की आंत में कौन सा जीवाणु होता है? तो जो हमारी आंत है, ठीक है ना, छोटी आंत बड़ी आंत जो आंत है ना, उसके अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो ये भी याद रखना दोस्तों, इसका उत्तर होगा कोलीफॉर्म। क्या होगा? कोलीफॉर्म। ये एक विशेष प्रकार का जीवाणु है जो हमारी आंत के अंदर पाया जाता है। फिर दो गर्भ निरोधक युक्तियों का नाम बताइए। ऐसी दो युक्तियां जिससे गर्भ धारण करने को रोका जा सकता है, ऐसी कौन सी दो युक्तियां, उसका नाम बताइए। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। पहला इसका आंसर हो जाएगा कंडोम और दूसरा इसका हो जाएगा कॉपर टी। कॉपर टी, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसी दो युक्तियों का नाम बताइए जो गर्भ निरोधक युक्तियां हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19वां। IUPAC का पूरा नाम बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा सकता है इसको भी। तो इसका पूरा नाम होगा आई का इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये IUPAC का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है? जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, व्यक्तियों की हड्डियां टूट जाती हैं, तो उसको इस तरह रखना है, इस तरह रखना, नहीं तो हिलाएगा तो हड्डियां जुड़ेगी नहीं। तो इस तरह रखने के लिए वो किसके ऊपर क्या करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र क्या है? COSA4 हाफ H2O, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पेरिस में खोजी इसलिए इसके पीछे जुड़ गया पेरिस। तो डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का पट्टी वगैरह लगा के उसके ऊपर पूरा पूरा कर देता है, जिससे हड्डी, हमारा जो ये वाला भाग है जहां से हड्डी टूटी है, वो हिले नहीं, इसलिए वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम में लेता है हड्डियों को जोड़ने के लिए। लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन करता है? कौन सा हार्मोन है जो लड़कों के अंदर यौनावस्था के अंदर क्या होता है? लड़कों के अंदर आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है ना, जननांगों का विकास होना, तो ये सारे लक्षण है। तो ये किस हार्मोन के कारण होते हैं? तो ये भी आपको याद रखना, टेस्टोस्टेरोन।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से लड़कों के अंदर यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण किया जाता है। मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। मादा के अंदर कौन से जनन हार्मोन है? दो। तो एक का नाम है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। दूसरे का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ये दो प्रमुख रूप से हार्मोन है जो महिलाओं के अंदर पाए जाते हैं। अगला, किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो जब हम प्रिज्म के अंदर से प्रकाश को गुजारते हैं तो वो जो हमें 7 रंगों का जो प्रिज्म के अंदर प्राप्त होता है, तो उस इंद्रधनुष के अंदर जो 7 रंग का जो हमें प्राप्त होता है उसके अंदर जो सबसे कम विचलन किसका होता है, सबसे कम झुकाव किसका होता है? ठीक है ना। तो इसके अंदर होगा रेड रंग, बैंगनी का सबसे अधिक होता है। तो इसके अंदर कौन सा होगा? लाल रंग का झुकाव या लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? प्रकाश की गति सबसे किस माध्यम अधिक होती है? तो हमारे वातावरण में प्रवेश करने से पहले जो अंतरिक्ष में माध्यम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? निर्वात। निर्वात में सबसे अधिक गति होती है। प्रकाश की गति सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में। तो याद रखना, निर्वात ऐसा माध्यम है जहां हमारी आवाज भी सुनाई नहीं देती है किसी और को, पास में अगर पड़ोसी के कान में भी कह दे तो भी। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये बताइए दोस्तों, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। CFC का विस्तृत रूप बताइए। CFC का क्या है? विस्तृत रूप। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, जो ओजोन परत का अपक्षय करने में सबसे ज्यादा इसका योगदान है। तो CFC का पूरा नाम हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये इसका पूरा नाम हो गया। मानव शरीर में दो मुख्य रूप से भाग जहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमारे शरीर के अंदर ऐसे कौन से दो भाग हैं जिसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? हालांकि बहुत कम होगा लेकिन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय वाले पार्ट में आपने पढ़ा होगा विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के अंदर। तो उसमें कौन से भाग? एक तो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क, और एक हमारा क्या है? हृदय। ये मनुष्य के अंदर दो भाग है, मस्तिष्क और हृदय, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है? 20, और इसका परमाणु भार 40। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? जो हम टूथपेस्ट काम में ले रहे हैं तो उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? अम्लीय होती है, सारी होती है, या फिर उदासीन होती है? तो आप इसमें देखो, इसकी प्रकृति होती है सारी। कैसी होती है? सारी। ये भी आपको याद रखना है। फिर अंतिम क्वेश्चन है इसका, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन सुनिएगा। एटीपी का पूरा नाम क्या है? और इस एटीपी का पूरा नाम आपको वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। इस एक क्वेश्चन का आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसका आंसर आपको देना है। तो आज की इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज जिसके अंदर मैंने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन लेके आया हूं, आपको कैसे लगे इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। और इन क्वेश्चनों, इस प्रकार के वीडियो जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विज्ञान की महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर एक नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ जल्द ही मिलने वाले हैं। तब तक जय हिंद।